जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की आपकी सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर मानव बस्तियां। पिछले वीडियो सेशन के अंदर हम ग्रामीण बस्तियों को अर्थात रूरल सेटलमेंट को अच्छे से समझ चुके हैं। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भारत की नगरीय बस्तियां यानी अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को हम अच्छे से आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी नगरीय बस्तियों के मापदंड क्या है। 1991 में जो भारत की जनगणना हुई थी उसके अंदर नगरीय बस्तियों को लेकर क्या परिभाषा दी गई थी, क्या मापदंड जो डिसाइड किए गए थे वो कौन से हैं, वहीं से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। इनमें एक तो था नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो। प्रशासनिक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर वो नगरपालिका हो या नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित यानी नोटिफाइड किया गया हो एरिया, उसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया हो भी, ये एक नगरीय क्षेत्र होगा। तो ये तो हुआ पहला प्रशासनिक आधार। उसके बाद में दो आधार है हमारे जनसंख्या के भी। जनसंख्या के आधार के ऊपर भारत के अंदर नगरीय बस्ती की क्या परिभाषा है वो हो सकती है अगर हम उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर है, एक तो जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए और जनसंख्या का जो घनत्व है उस एरिया के अंदर वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो कम से कम 5,000 की पॉपुलेशन हो और जनसंख्या जो घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद में आती है तीसरी जो बात है वो काम की, व्यवसाय की भी, व्यक्ति कौन सी क्रियाएं ज्यादा करे वहां नगरीय क्षेत्र की बात आती है। इसमें है भी 75%, 75% जो पुरुष श्रमिक है, मेल जो मजदूर हैं वो गैर कृषि कार्यों से जुड़े हो। 75% पुरुष जो श्रमिक है, जो पुरुष हैं वो गैर कृषि कार्यों से जुड़े हो, अर्थात वो द्वितीय, तृतीयक या चतुर्थक जो व्यवसाय होते हैं उनसे जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी, भारत में नगरों को निर्धारण करने के जो मापदंड है वो कौन से हैं। तो कौन कौन से हुए। प्रशासनिक आधार की बात करें तो कोई नगरपालिका क्षेत्र, नगर निगम का क्षेत्र, छावनी बोर्ड या कोई अधिसूचित जो एरिया होता है वो हो गया। 5,000 की पॉपुलेशन कम से कम हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और 75% जो पुरुष श्रमिक है वो गैर कृषि कार्य, गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए होने चाहिए। इसके आधार पर अगर हम 2011 की हमारी नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरों के अंदर 31.16 जो लोग हैं वो शहरों के अंदर, नगरों के अंदर रहते हैं। अब बात आती है भी जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का क्लासिफिकेशन। किसके आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या आकार, पॉपुलेशन के आधार पर नगरों को क्लासिफाइड किया गया है और इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है। गौर कीजिएगा, जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक नंबर पे नाम आता है प्रथम वर्ग का नगर। तो प्रथम वर्ग का नगर किसे कहेंगे, आधार क्या है अपना, जनसंख्या है। जहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो, 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उन्हें प्रथम वर्ग का, फर्स्ट कैटेगरी का जो सिटी है वो कहा जाता है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करूं तो प्रथम वर्ग के नगर की जो संख्या है भारत के अंदर वो 468 है और यहां पर जो पॉपुलेशन है वो लगभग 60%, 60.45% जो लोग हैं वो प्रथम वर्ग के नगर अर्थात 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर है वहां पर रहती है। फिर आता है द्वितीय वर्ग यानी सेकंड कैटेगरी का जो नगर है, वहां की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 50,000 से तो अधिक हो लेकिन 1 लाख से कम हो। 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम यानी 99,999 तक हो
तो 50,000 से अधिक, 1 लाख से कम। 1 लाख से अधिक वाले तो कौन से हो गए? प्रथम वर्ग का नगर। 1 लाख से कम हो लेकिन 50,000 से अधिक हो, उन्हें द्वितीय वर्ग का नगर कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है 2011 के अनुसार 474 है। फिर आता है तृतीय वर्ग, जहां की जनसंख्या 50,000 से तो कम हो लेकिन 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक 50,000 से यानी 49,999 तक हो, तो 50,000 से कम पॉपुलेशन होती है, वो थर्ड कैटेगरी के जो नगर है वो कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या की बात करूं तो 1373 है। चतुर्थ प्रकार के जो नगर हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम हो लेकिन 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक और 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों को चतुर्थ वर्ग का नगर कहा जाता है और इनकी संख्या 1683 है। फिर बात आती है पंचम वर्ग के नगरों की, जहां की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो लेकिन 10,000 से कम हो, वो पंचम यानी फिफ्थ कैटेगरी के जो सिटी है वो कहलाते हैं और इनकी जो संख्या है वो 1749 है, 1749 है। और उसके बाद अंतिम वर्ग है षष्ठम, सिक्स कैटेगरी का, सिक्स टाइप का जो नगर है, यहां की जो पॉपुलेशन है वो 5,000 से कम होती है, तो इन्हें षष्ठम कहा जाता है और इनकी जो संख्या है वो 424 के आसपास है, 424 है। तो एक चीज तो ध्यान रखिए भी, जनसंख्या के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण है वो 6 वर्गों में किया गया है। सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी में आता है वहां की पॉपुलेशन का हिसाब क्या है? 1 लाख से अधिक, और 1 लाख से अधिक वालों की संख्या 468 है। और द्वितीय वर्ग वाले में 50,000 से अधिक, 1 लाख से कम, फिर 20,000 से अधिक लेकिन 50,000 से कम, फिर 10,000 से अधिक लेकिन 20,000 से कम, फिर 5,000 से अधिक लेकिन 10,000 से कम, और फिर 5,000 से कम जनसंख्या वाले नगर। एक चीज ध्यान रखिए, इन 6 में भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रकार के कौन से नगर मिलते हैं? तो वो है पंचम वर्ग वाले। पंचम वर्ग अर्थात 5,000 से जहां की जनसंख्या अधिक हो लेकिन 10,000 से कम हो। 2011 के अनुसार ऐसे नगरों की जो संख्या है वो 1749 है। तो ये तो हुआ एक क्लासिफिकेशन, बड़ा एक सामान्य सा, कहीं कोई ऐसा नहीं है भी आपको बहुत ज्यादा कोई रट्टा मारना है या जो समझ में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारी जो बात चलेगी वो चलेगी प्रथम नगर से आगे। हमने यहां एक सिंपल सी बात कही है भी 1 लाख से अधिक, लेकिन कितने अधिक इसकी कोई सीमा नहीं है इस कैटेगरी में। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो भी नगर हैं उन्हें फर्स्ट कैटेगरी के जो सिटी हैं वो कहा जाता है। अब इसको भी थोड़ा सा आगे क्लासिफाइड कर लें भी 1 लाख से अधिक की क्या क्या बातें हो सकती है। तो ये तो एक सामान्य नगर की बात होगी। तो अगर हमारी पॉपुलेशन उस नगरीय क्षेत्र की 10 लाख से 50 लाख तक हो, यानी 10 लाख से अधिक 50 लाख से कम हो, तो उन्हें महानगर कहा जाता है। बहुत अच्छी, ये सिंपल ऐसा ही पूछ लेते हैं, महानगर मेट्रोपोलियन जो सिटी हैं उनकी पॉपुलेशन का आधार क्या है? 10 लाख से 50 लाख तक की पॉपुलेशन है तो उन्हें महानगर कहा जाता है, उन्हें मेट्रोपोलिस सिटी कहा जाता है, मेट्रो सिटी उन्हें कहा जाता है। और हमने यहां कहा एक बात कही है भी 1 लाख से अधिक वालों की संख्या कितनी है? 468 है। 1 लाख से अधिक वालों की संख्या 468 है। इन 468 नगरों में से 53 है वो महानगर है, अर्थात 468 में से 53 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के मध्य है। ये बात दोनों आप जनसंख्या का आंकड़ा ध्यान रखिए भी, महानगर किसे कहते हैं, मेट्रो सिटी किसे कहते हैं, और इनकी संख्या 2011 के अनुसार भारत में कितनी है? तो 53 है। उसके बाद बात आती है अगर पॉपुलेशन 50 लाख से भी अधिक है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है मेगा नगर कहा जाता है, मेगा सिटी कहा जाता है। तो 468 में से 53 तो महानगर है और इन 53 में से 6 भारत के अंदर मेगा नगर है, 6 मेगा नगर है।
ध्यान रखिएगा, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 6 मेगा नगर इंडिया में हैं 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार, जिसमें नंबर 1 पर आता है वो है वृहद मुंबई। वृहद मुंबई, बड़ा विस्तृत जो मुंबई है, इसे सबसे बड़ा नगरीय संकुल कहा जाता है। तो अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बन जाता है कि भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुल किसे कहते हैं, वो है वृहद मुंबई। और वृहद मुंबई की जो पॉपुलेशन है उसको जरूर आप याद रख लीजिएगा, 1,84,00,000 के आसपास है। 1,84,00,000 के आसपास मुंबई की है वो पॉपुलेशन है। 2 नंबर पे मेगा नगर है अपना दिल्ली है, जिसकी पॉपुलेशन 1,63,00,000 के आसपास है। 3 नंबर पे आता है अपना कोलकाता, जिसकी पॉपुलेशन 1,41,00,000 के आसपास है। 4 नंबर पे आता है अपना चेन्नई, जिसका जो तमिलनाडु के अंदर है, 86,00,000 के आसपास है। 5 नंबर पे बेंगलुरु आता है कर्नाटक स्टेट के अंदर, वो है बेंगलुरु, और बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 84,00,000 के आसपास है। और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की जो पॉपुलेशन है वो 77,00,000 के आसपास है। तो इस प्रकार से आपको ये 6 नाम जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है छोटे प्रश्नों में कि भारत के 2 मेगा नगरों के नाम बताओ, भारत के सबसे बड़े मेगा नगर का नाम बताओ, या भारत के सबसे बड़े नगरीय संकुल का नाम बताओ। तो 1 नंबर पे वृहद मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु और फिर हैदराबाद आता है। तो आप समझ गए, 1 लाख से अधिक है वो प्रथम वर्ग के नगर हैं। टोटल संख्या 468 है। 468 में से भी 53 सिटी ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख के बीच है, उन्हें हमने महानगर कह दिया, मेट्रो सिटी कह दिया। और इनमें से भी इन 53 में भी 6 सिटी ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, जिनको अपनों ने मेगा सिटी कहा है। अब एक शब्द आया है यहां पर, आप देखिए, वो है नगरीय संकुल। एक नया शब्द आपको यहां मिल सकता है भी, नगरीय संकुल क्या है। हम जो ये महानगर और मेगा नगर की जो बात कर रहे हैं ना, ये जो महानगर और मेगा नगर है, ये हमें नगरीय संकुल के रूप में मिलते हैं, नगरीय संकुल के रूप में मिलते हैं। तो आप ये जरूर सोच सकते हो भाई ये नगरीय संकुल क्या है। हमने तो यहां सीधी बात की है भी इतने पॉपुलेशन हो तो उनको इस नाम से जाना जाता है, तो फिर यहां पर ये एक नगरीय संकुल शब्द क्या है। और एक चीज और बता दूं, बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न भी आता है भी नगरीय संकुल क्या है, या एक जो नगरीय संकुल बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो उस पर भी अब हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं भी नगरीय संकुल क्या है। अभी आप समझ गए होंगे भी पॉपुलेशन के आधार पर भी 6 कैटेगरी है। फिर पहली जो अपनी मेन कैटेगरी है उसके अंदर भी अपनों ने महानगर और मेगा नगर के बारे में जानकारी ले ली है, और इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं नगरीय संकुल। और जब हम ये मानव बस्तियों का जब हम फर्स्ट बुक के अंदर अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी आपने देखा होगा, एक शब्द सुना है आपने, याद कीजिएगा, वो है सन नगर। सन नगर, तो अब समझिएगा ये नगरीय संकुल वही सन नगर है, कन्यूरबेशन है, उस पर अब हम बात करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे नगरीय संकुल की बात। अभी अपनों ने महानगर और मेगा नगर को समझा, और हमने ये समझा भी मेगा नगर और महानगर है ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नगरीय संकुल कहते हैं। तो अब हम भी नगरीय संकुल है वो कैसे बनते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। 3 तरीके से नगरीय संकुल बनते हैं। इन 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से, बहुत बढ़िया, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरत है बस इसको एक सिंपल भाषा में समझने की। तो सबसे पहला जो तरीका क्या हो सकता है एक नगरीय संकुल अर्थात एक महानगर या मेगा नगर बनने का तरीका, यह है भी पहला, एक नगर और उससे जुड़ा नगरीय बहिर्बद्ध। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा शब्दों का खेल है और बहुत ही इजी तरीके से मैं अभी आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक नगर, जैसे ये एक डायग्राम से समझिए, मैं कोशिश कर रहा हूं भी डायग्राम से समझ में आ जाए। ये कोई भी नगर है और उससे जुड़ा नगरीय बहिर्बद्ध, इसके साथ मैंने जोड़कर एक
डायग्राम की दृष्टि से ये बता दिया भी ये नगरीय बहिर्बद है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आउट ग्रोथ। ओजी लिखा है मैंने, आउट ग्रोथ है नगरीय बहिर्बद, जो एक हो सकता है यानी किसी भी साइड में हो सकता है। ये तो एक एरिया को शो कर रहा है जो इस नगर से जुड़ा हुआ है। हम इस शब्द को और इजी कर दे बहिर्बद को, यानी बाहरी विस्तार, यानी नगर के बाहर का विस्तार, वो इसके अंदर शामिल करना चाह रहे हैं। तो एक बार पुनः देखिए, एक बार थोड़ा सा समझकर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो भी एक नगर और उससे जुड़ा नगरीय बहिर्बद। और अब आप समझ लें भी नगरीय बहिर्बद में क्या चीज आती है। नगरीय बहिर्बद में यानी नगर से बाहर जाओगे तो आपको पास का गांव मिलेगा, उसकी अपनी जो राजस्व सीमा है वो मिल जाएगी। जब नगर की कोई चीज है वो नगर की और आप किसी गांव के अंदर स्थापित कर रहे हैं तो वो उस नगर का नगरीय बहिर्बद कहलाता है। जो किसकी संपत्ति है, वो उस नगर की संपत्ति है। वो क्या हो सकती है भी, गांव की राजस्व सीमा में स्थित वो रेलवे कॉलोनियां हो सकती है। भी सिटी के अंदर जगह नहीं मिली तो उनको किसी पास के गांव में जगह लेकर वहां बसा दी। विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, यूनिवर्सिटी बाहर स्थापित कर दी, कोई सैनिक छावनी स्थापित कर दी, कोई बंदरगाह का जो क्षेत्र है, ये सारी जो चीजें हैं ये कहलाती है नगरीय बहिर्बद। अब मुझे लगता है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नगरीय बहिर्बद शब्द आपके क्लियर होना चाहिए भी नगरीय बहिर्बद में क्या क्या चीजें शामिल होती है। और फिर भी आपको लिखने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बाहरी विस्तार शब्द का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो एक नगर और उससे जुड़ा नगरीय बहिर्बद हो सकता है, तो ये इस प्रकार से जुड़कर एक नगरीय संकुल बन सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, विस्तार सहित। विस्तार का मतलब यहां बहिर्बद की बात हो रही है, मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज कर दिया भी, विस्तार शब्द यूज कर लिया, बहिर्बद शब्द है। बहिर्बद सहित या रहित, दो या दो से अधिक सटे हुए यानी पास पास के जो नगर हैं उनके। तो देखिए ये एक नगर, ये इसका बहिर्बद, ये नगर और ये इसका बहिर्बद। तो दो जो पास पास के सटे हुए जो नगर हैं, ये जो नगर है दो, ये दोनों मिलकर कोई महानगर या मेगा नगर बना दे। तो हमने इन दोनों को छोड़ दिया, बहिर्बद को छोड़ दिया, विस्तार को छोड़ दिया, तो ये हो गया भी विस्तार रहित। और अगर आप इन दोनों को भी साथ में जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, विस्तार सहित, यानी नगरीय बहिर्बद सहित या रहित दो या दो से अधिक, और भी नगर हो सकता है, दो या दो से अधिक जो सटे हुए नगर हैं वो मिलकर महानगर या मेगा नगर अर्थात नगरीय संकुल बना सकते हैं। अब बात आती है, एक तरीका और हो सकता है कि एक कोई नगर, जैसे आप ये नगर की बात कर लें, जैसे ये एक नगर है, उससे सटे इसके पास वाले, जो मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए दो नगर बना दिए, विस्तार सहित एक या अधिक नगर। इसमें कोई थोड़ा सा फर्क है, आप थोड़ा सा समझिए, एक नगर और उससे सटा हुआ एक कोई नगर, अर्थात ये नगर और ये सटा हुआ विस्तार सहित, ये विस्तार सहित, तो मेगा नगर या महानगर अर्थात नगरीय संकुल बन सकता है। अगर एक से अधिक की बात करें तो ये सारा इलाका, तो ये एक नगर, इसका विस्तार, एक नगर विस्तार, एक नगर विस्तार। आप यहां देख रहे हो इसमें भी यही बात हो रही है। थोड़ा सा भी इसमें क्या कह रहा है, विस्तार सहित या रहित दो या दो से अधिक जो सटे हुए नगर है उनकी बात होगी। यहां कह रहा है भी कोई एक नगर है, ठीक है, ये इसका विस्तार हम चाहे छोड़ दें, एक नगर है और उससे सटे विस्तार सहित, उसके पास वाले जो विस्तार सहित एक या एक से अधिक नगर आपस में जुड़ जाए तो वो एक नगरीय संकुल बना सकता है। सीधी सी बात ये कहने की यहां कोशिश की जा रही है भी 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होता है वो नगर कहलाता है, और 10 लाख से 50 लाख है वो महानगर, और 50 लाख से अधिक है वो मेगा नगर। तो क्या वहीं पर इतना एरिया बन जाता है? इसमें क्या होता है, पास के जो नगर हैं उनको मिलाकर फिर जो मेगा नगर या महानगर का क्षेत्र है वो घोषित कर दिया जाता है। और ऐसे हमने 6 मेगा नगर की बात की, जिसमें सबसे बड़ा हमने वृहत मुंबई और मुंबई के आसपास के जो छोटे छोटे जो नगर थे उन सबको हमने साथ में जोड़ दिया, तो वो बन गया मेगा नगर।
तो इस प्रकार से जो नगरीय संकुल बनते हैं वो इन तीन में से किसी भी तरीके से बन सकते हैं। तो आपको इन तीनों के शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो होना चाहिए। तो आप बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इन तीनों पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। समझाने की आपको पूरी कोशिश की है, भी उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बस एक चीज ध्यान में रखिए, भी नगर है तो पास का और नगर का इलाका है, थोड़ा जोड़कर हमने उसको शामिल कर दिया और उसका एक नया नामकरण कर दिया। जैसे जैसे विकास होता गया, गांव के अंदर उद्योगों की स्थापना होती गई, तो गांव भी तो कस्बे में बदल गए, कस्बे फिर नगर और पास का इलाका मिलाया महानगर, फिर और मिला दिया तो फिर वो मेगा नगर बनते गए। इस प्रकार से ही भारत के अंदर नगरों का विकास होता गया। तो ये था आज की अपनी क्लास। नगरीय बस्तियों के भी परिभाषा किस आधार पर डिसाइड की गई, मापदंड क्या थे, फिर नगरीय बस्तियों के जनसंख्या के आधार पर क्या वर्गीकरण था, और फिर आ गया भी नगरीय संकुल है वो किस प्रकार से बनते हैं, इन तीन तरीकों से है वो बनते हैं। अगली वीडियो क्लास में हम बात करेंगे भी भारत में इन नगरीय बस्तियों का विकास कैसे हुआ और क्रियात्मक दृष्टि से इनका क्लासिफिकेशन है वो क्या है। वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है और एक प्रश्न उस क्लास से 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।